12th होना ज़रूरी है इसके साथ में, साइंस के साथ में, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट और जीएनएम कोर्स के साथ में, और रजिस्टर राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग द्वारा। ये इसमें क्वालिफिकेशन की योग्यता की बात करें तो 3 चीज़ ज़रूरी होना है। राजस्थान सरकार द्वारा ही ये तीनों चीज़ इन्होंने मांगी है। तो जहाँ तक बाहर के लोग हैं कहीं पे, तो उनको राजस्थान का ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी ही वो यहाँ पे उनका मान्य होगा। और जो यहाँ की जो देवनागरिक लिपि है, जो यहाँ की लैंग्वेज है, हिंदी भाषा और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है उसको। और उसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग जो भी कोर्स किया हुआ है उसके लिए उसको यहाँ पे राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीयन होना जरूरी है। राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीयन होना जरूरी है, ठीक है। जीएनएम या बीएससी अगर कोर्स दोनों में से किसी ने दोनों कोर्स ही कर रखे हैं तो वो एक ही कोर्स उसमें के लिए एलिजिबल होगा, या नहीं कि दोनों ही कोर्स की डिग्री लगा दें तो वो एक ही कोर्स के लिए एलिजिबल होगा। आप जीएनएम की लगाओ या बीएससी नर्सिंग की लगाओ, क्योंकि एक ही डिग्री के हिसाब से आपकी मेरिट में सूची तैयार होगी, उसी के हिसाब से आपका मेरिट बढ़ने वाला है, ठीक है। तो अगर वो दोनों को लगाता है तो वो आईएओ माना जाएगा, ठीक है। और इसका जो वेतन पे ग्रेड की बात करें तो मैट्रिक लेवल 11 रहने वाला है, बहुत अच्छा पे ग्रेड है। और इसके अंदर जो सीधी भर्ती है, ये सीधी भर्ती है, ठीक है। और इसके अंदर 2 साल का जो कार्यकाल होने वाला है, 2 वर्ष का कार्यकाल रहने वाला है। तो इसके अंदर आपका जो महंगाई भत्ता, शहरी भत्ता जो रहने वाला है वो आपको 2 साल तक नहीं दिया जाएगा, उसके बाद में ही आपका पूरा एक बार देखा जाएगा आपका कार्यकाल 2 साल का। उसके बाद में आपको ये पूरे भत्ते वगैरह सब बाद में मिलना स्टार्ट हो गए, 2 साल तक नहीं है। 2 साल के लिए अस्थायीकरण के पात्र होगा, ठीक है। 2 साल बाद में ही उसको स्थायी किया जाएगा, ठीक है। ये हो गई बात। तो आयु की बात करें तो आयु के जो अधिनियम के नियम 10 के प्रावधान लागू होंगे। आयु के जो चिकित्सा स्वास्थ्य अधिन सेवा 1965 के नियम के प्रावधान के लागू होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो आयु की गणना होगी ना वो 1/1/2024 के आधार मानी जाएगी, ठीक है। 1 जनवरी 2024 के आधार पर इसके अंदर गणना की जाएगी, जिसके अंदर न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आयु का तो कोई किसी को शायद इशू नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष काफ़ी तक रखा है इन्होंने। और जो आयु की जो गणना होगी वो आपकी 10वीं बारी की मार्कशीट के अनुसार ही इन्होंने आयु की गणना की जाएगी। उसके अंदर सर्टिफिकेट के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है उसी से मानी जाएगी, ठीक है। आगे और बात करें तो इसके अंदर जो कार्मिक अधिनिक सूचना जो 23/9 ये इसमें कोई विशेष बात नहीं है, आयु की छूट दी जाएगी। जो किसी को जरूरत है तो वो इस हिसाब से 5 साल 10 साल का जो इन्होंने कैटेगरी भाई छूट भी दी जाएगी ऊपर आयु की। तो ये हो गई आयु की बात। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व अगर किसी ने काम किया हो तो उसके अंदर 50 वर्ष लागू होगी, किंतु सीधी भर्ती दशा में निरंतर पद है तो अनिवार्य 55 वर्ष अधिकतर ऊपरी लागू हो जाएगी, ठीक है। उसको 5 साल का उसको छूट दिया जाएगा। और अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसको भी इसमें छूट दिया जाएगा, ठीक है। दिव्यांगजन के लिए 2018 के अनुसार आवेदन के लिए आयु की सीमा 5 वर्ष में छूट दी जाएगी। दिव्यांग के लिए 5 वर्ष के लिए दी जाएगी। और स्वास्थ्य अधिनियम 1965 के अनुसार 10 साल के पात्र के अनुसार इसके अंदर भी 5 साल की छूट दी जाएगी। तो लगभग छूट का तो सभी में मिल ही जाएगा, सभी को जो भी आयु के ऊपर है, ठीक है। और आगे इसमें और आगे पॉइंटों में बात करें तो इसके अंदर विगत 3 वर्षों के जो विज्ञप्ति जारी नहीं किए जाने के कारण जो आवेदन 1/1/2024 का इसके होते हुए सरकार ने 2008 के अनुसार उपयुक्त आयु की गणना 3 वर्ष के अतिरिक्त छूट दी होगी। ये जो पिछले 3 साल से वैकेंसी नहीं थी, कोरोना की वजह से ये 3 साल एक्सटेंड कर दिए, इसीलिए आपको आयु में थोड़ा छूट दी जाएगी। और ये सेवानिवृत्त के लिए 60, ठीक है, टोटल इसके अंदर 60 साल कर दी गई है। और इसकी जो चयन प्रक्रिया रहने वाली है वो कैसे रहेगी उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। 70% तो आपका शैक्षणिक योग्यता का परसेंटेज निकाला जाएगा और 30% आपका बोनस के हिसाब से निकाला जाएगा, ठीक है। कि आपने जो भी काम किया है यहाँ पे संविदा पे काम किया है उसके 30% उसका निकाल कर ये मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर 1.5 गुना पास किया जाएगा स्टार्टिंग में अपने, और इसकी सूचना है आपके मोबाइल मेल पे मैसेज मिल जाएगा, और या फिर आप अपनी साइट को विजिट कर लेना, उस पर आपको इसकी पूरी सूचना मिल जाएगी। डिटेल इसमें दे रखा है, मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर सीपू की साइट है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये मेरिट की बात करें तो मेरिट में इसमें 30-70 का जो मामला है, इसके अंदर 30% में कौन कौन आने वाले हैं, उसमें क्या क्या है चाहिए उसके लिए हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स की आयु प्रमाण पत्र, जाति, मूल निवास, सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने हैं, ठीक है। और सारे ही ओरिजिनल होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। इसको ऑनलाइन आवेदन के अपलोड किए जाएंगे दस्तावेजों को, ठीक है। बिना दस्तावेज आपको ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप अपलोड नहीं करते हो कोई भी डॉक्यूमेंट्स तो अप्लाई नहीं किया जाएगा। और अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को ऑफलाइन ले जाके जमा कराते हो कि हम तो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं कराए थे, तो वह भी वैलिड नहीं होगा। आपको इस डेट में ही आपको ऑनलाइन भी इसके अंदर अपलोड करना होगा, दिखाना होगा कि आपके पास में क्या सर्टिफिकेट है क्या नहीं है, उसी के बाद में वो मान्य होगा, ठीक है।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हिसाब से जैसे भी उनको डॉक्यूमेंट्स की पूरे है उनके SC/ST के सर्टिफिकेट वो भी इसके अंदर आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की अवधि है, इसकी डेट बात करें तो 5/5/2023 से आज से ही फॉर्म शाम को 4 बजे से स्टार्ट हो गए। अगली 6 जून तक ये फॉर्म भरे जाएंगे रात को 12 बजे तक। ठीक है, 5 मई से 6 जून तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 4 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये आप अभी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, अपना स्टार्ट हो गया है आज से ही शाम से। ऑनलाइन में त्रुटि के संशोधन में अगर किसी ने पहले फॉर्म भरा जमा कर दिया था और उसमें 200 रुपये आपने जमा करवा दिए थे, तो वो जो अब जो नई वैकेंसी है, नए सिरे से दोबारा से वैकेंसी करा रहा है, तो उसका जो पैसा है उसके अंदर उसको इंक्लूड करके अगर किसी के कम ज़्यादा हो रहा है तो वो दोबारा अगर कैटेगरी वाइज इसमें पैसे ऊपर नीचे कर दिए हैं तो वो दोबारा उसमें जो 50 रुपये किसी का कम पड़ रहा है तो 50 रुपये उसमें ऐड कर दीजिए। वो पहले वाले ही पैसे आपके काम आ जाएंगे। ये नहीं कि पहले आपने फॉर्म दिए तो वो पैसे आपके कहाँ किसने खा गए, कोई ऐसा कुछ है नहीं। वो इसी को इसमें इंक्लूड कर दिया है। इसी साइट पे आपको फॉर्म विजिट करना है जाके और इसी का एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा और आपको उसका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, ताकि उसको किसी को आपको शेयर नहीं करना है, वो अपने पास रखना है और उसको अपने पास रख के और आगे उसी आईडी पासवर्ड से खोल के अपना विजिट करता रहना है साइट को जब जब टाइम मिले, जब जब जैसे जैसे न्यूज़ होगा। ठीक है, हम बताते रहेंगे जो भी क्या होगा आगे आने वाले टाइम में। हाँ, ऑनलाइन आवेदन के केवल एक बार में क्रमांक आधार क्रमांक आईडी भरने के अवसर नहीं मिलेंगे। एक बार OTP आएगा, एक बार मोबाइल के अंदर वो सारा डिटेल डाल देना है, क्लियर डाल देना है, OTP आ जाएगा। उसके बाद में मोबाइल ईमेल आईडी अगर वो आपने गलत डालते हो, इन्फॉर्म गलत डालते हो तो वो आपके रिजेक्ट कर दी जाएगी वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ठीक है, तो एक बार सोच समझ के अपना जो भी डिटेल डालना है वो भर देना है, ताकि आपको OTP देगा। OTP के हिसाब से वो आगे लॉगिन होगा, वो आगे जो पैसे पहले जमा किए थे फॉर्म में वो इसमें काम आ जाएगा। किसी भी अगर आवेदन करते टाइम में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो ये मेल और मोबाइल नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, मेल कर सकते हो। इसका टाइम रहने वाला है सुबह 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक। ठीक है, ये हो गई इसकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया। और जो इसके अंदर कैटेगरी वाइज ऑनलाइन आप कुछ भी भरते हो अपना EWS का तो EWS का सर्टिफिकेट, SC/ST का तो SC/ST का सर्टिफिकेट, इसके अंदर सारा ही डिटेल में भर देना है। ठीक है दोस्तों, और जो इसके अंदर आगे पैसे की मैंने बताई दी, क्या क्या पैसे कितना क्या करना है। और जो आवेदन होंगे वो दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश है। जो दस्तावेज PDP फॉर्मेट, फोटो, हस्ताक्षर JPG, PNG और JPG फॉर्मेट के अंदर आपको फॉर्म भरना है। 200 KB की साइज़ के अंदर होना चाहिए और 150 ये अलग अलग PDF का जो साइज़ रहेगा 150 रहेगा और फॉर्मेट की जो फाइल रहेगी 200 KB की साइज़ रहेगी। ठीक है, फोटोग्राफ स्पष्ट नहीं होने का, फोटो स्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल एकदम क्लियर और 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए। अभी लेटेस्ट फोटो खिंचवा लेना और सफ़ेद या हल्के रंग में होनी चाहिए पीछे का बैकग्राउंड। और किसी जो चश्मा यूज़ करता है उसके चश्मे पे प्लेस नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर फोटो होना चाहिए। और किसी का नाक टोडी स्पष्ट क्लियर एकदम साफ दिखना चाहिए चेहरा, कि आप लगे कि आप ही हो। ठीक है, और ये जो चश्मा का वगैरह है इसको हटा के भी आप फोटो खिंचवा सकते हो। ये सारा निर्देश दिया गया है, आप देख लेना। दस्तावेज के उपरांत प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय आपकी मेल वो फोटो आपके चेहरे से जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने जाओगे तो वो मिलाएंगे आपके से। ठीक है, और आवेदन के सफ़ेद कागज़ पर 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ऊंचा एक आयकर बॉक्स भीतर काले रंग के पेन के आधार पर हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, इसकी साइज़ है, उस साइज़ के उस बॉक्स के अंदर साइन करके उसको फिर उसमें आपको सबमिट करना है, उसको स्कैन करके। ठीक है, ये हो गई मैंने हस्ताक्षर का जो फिक्सल न्यूनतम 200, ये इसकी साइज़ इसी साइज़ में होना चाहिए। ठीक है, इस साइज के अंदर ये फॉर्म होने चाहिए, सारे सिग्नेचर वगैरह। और जो आवेदन का पूर्ण भरा हुआ समस्त दस्तावेज अपलोड करने के जो निर्धारित शुल्क जमा कराने के ऑनलाइन निर्धारित सीमा के भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर फीस जमा नहीं होगी। और जो आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल की 500 रहने वाली है, EWS की 300 रहने वाली है और SC/ST और विधवा और डाइवोर्स वाली महिलाओं के लिए 250 रहने वाली है। ये सेम ST/SC के अंदर सेम कैटेगरी के लिए ये माने हैं 250 रुपये। ठीक है, ये हो गई पैसे की बात। और जो पैसे हैं तो ये मैंने बता दिया था कि जो पहले जमा करा चुके थे इसके अंदर डिटेल दे रखा है, जो इसके अंदर पढ़ लेना चाहिए आप। ठीक है, अंतर रहेगा तो आपको जमा कराना होगा। ठीक है, ये लौटाई नहीं जाएगी आपको फीस बाद में, ये स्पष्ट दे दिया है। और जो आवेदन के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो ईमेल आईडी वगैरह वो पहले डाले थे वही सेम डालना है, ताकि तभी वो आपका पैसा आपको उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, और आगे बात करें इसके अंदर तो अब मैं आपको ले चलता हूँ कि जो किस किस को इसके अंदर बोनस मिलने वाला है, क्या क्या कौन से कैंडिडेट रहने वाले हैं जो इसके अंदर डॉक्यूमेंट उनका जो बोनस है जिसके अंदर संविदा पे काम किया है उनको ये मिलने वाला है। ठीक है, इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की पूरी डिटेल दे रखी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको और क्या क्या आपको नहीं करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, सारा डिटेल दे रखा है। इसमें बहुत बड़ा PDF है। और ये बोनस की बात आगे कार्य अनुभव के आधार पर बोनस की। ठीक है,
तो ये इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो इसके अंदर लगे हुए हैं 24/7 पात्र के अनुसार विज्ञप्ति जो इसके अंदर जो अभी कैडर जारी हुआ था, उस कैडर के अंदर जो 25/4/2023 के अनुसार जो एक लेटर निकला था कि किस किस को किस किस कैटेगरी में कितना बोनस दिया जाएगा, कितने टाइम के हिसाब से बोनस दिया जाएगा, वो सारा इसके अंदर दिया गया था। पहले उस दूसरे वाले लेटर में आप देख लेना, उसके ऊपर वीडियो बना दिया, उस पर आप जाके देख लेना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या बोनस रहने वाला है। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो 23/5/2023 का माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए विभिन्न नियमों को राजस्थान चिकित्सा संस्थान के द्वारा जो इसके अंदर जो कार्य कर रहे हैं ना, उनका जैसे कि कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है, कोई MRS प्लेसमेंट पे काम कर रहा है, एजेंसियों के NGO के थ्रू 108 में MMU और PP मोड पे और अस्थायी आधार पर, ये जो सभी लोग काम कर रहे हैं उनको उनके कार्य के अनुसार लाभ दे, बोनस अंक दे होंगे और आउटसोर्स के। ठीक है, तो ये हो गई इनकी कार्य करने वालों की गणना की, कौन कौन इस पर कार्य करने वाला है और क्या क्या कार्य करने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे जो अनुभव की जो गणना आवेदन के प्रारंभ होने की तिथि के पूर्व की ही होगी। जैसे आज की डेट हो गई ना, तो आज की डेट से पहले का ही वो बना होगा, उसी के अनुसार इसमें गणना की जाएगी। बाद की गणना नहीं की जाएगी कि आप बीच में फॉर्म भरवा रहे हो तो बीच में से ही उसको फॉर्म भर रहे हो ना, तो मान्य नहीं होगी। वो आज से कल के ही डेट से वो तक ही मान्य होगी। ठीक है, आप काम कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन उसकी कल तक की डेट में ही वो मान्य होगी। ठीक है, ये हो गई इसके बारे में बात। तो हम ये मेन पॉइंटों पर हमने बात कर ली, और जो चयन की प्रक्रिया रहने वाली है ये आपको मेरिट के हिसाब से बताई दिया था मैंने ऊपर की, कैसे कैसे उसमें बोनस रहेगा। ये सीधी भर्ती है, इसमें एग्ज़ाम नहीं कराने वाला। और जो इसके अंदर जो विशेष नोट करके दिया गया है, जो अगर आपने बच्चों की जो संख्या अगर ज़्यादा है 2 से, तो उनके लिए भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर आप 2 महिलाएं रखते हैं तो उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई है। सामान्य निर्देश जो दिए गए थे उसके अंदर अगर पत्नी किसी को 2 हस्बैंड रखती है तो उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई है। तो टोटली छोटी छोटी बेसिक बातें थी, मैंने बता दी। तो ये विशेष सारी लगभग बातें हो गई। ठीक है, तो दोस्तों ये